नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प के बाद तनाव बढ़ा। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। एलएसी पर जारी तनाव के बाद सोमवार को 12 घंटे चली सैन्य अधिकारियों की बातचीत में भारतीय सैन्य अधिकारियों ने चीनी सेना से पीछे हटने के लिए कहा है और बातचीत का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। इसी बीच खबर है कि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज लेह का दौरा करेंगे और 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा लेंगे। दरअसल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मंगलवार और बुधवार को लद्दाख का दौरा करेंगे और चीनी सेना के साथ चल रहे 6 हफ्ते के गतिरोध पर वहां तैनात कमांडरों के साथ चर्चा करेंगे। सैन्य सूत्रों ने बताया कि सैन्य प्रमुख अग्रिम इलाकों का दौरा करेंगे और वहां तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। जनरल नरवणे का यह दौरा गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने और सीमा पर तनाव बढ़ने के एक हफ्ते बाद हो रहा है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में चीन से सटे बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सोमवार को दिल्ली में टॉप और आर्मी कमांडर के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर चर्चा की थी। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आर्मी के सभी कमांडर्स इन दिनों राजधानी में मौजूद हैं। इसमें नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेशन सिचुएशन को लेकर अब चर्चा हुई है। अब आर्मी चीफ यहां के इनपुट्स को लेह में जवानों से साझा कर सकते हैं और इसके अलावा वे सीमा पर ताज़ा हालात के बारे में भी अपडेट लेंगे। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. I would not like to use the word retreated in any context. There is no retreat, there is no, the correct word would be to use it as disengagement, and both sides are disengaging in a phased manner. We have started from the north, from the area of the Galwan River, where a lot of disengagement has happened. It has been a very fruitful dialogue that we have had, and as I said, it will continue, and by the situation will keep improving as we go. इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, क्या ताज़ा हालात हैं? सेना प्रमुख का दौरा हो रहा है, उससे पहले एयर चीफ मार्शल का दौरा हुआ, सीमा पर सेना मुस्तैद है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चाइना को लेकर तनाव तो हुआ था, 20 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे, उसके बाद से लगातार तनाव है और बैठकों का दौर जारी है। कल भी जो है बैठक चल रही थी, उसमें अब यही हुआ है कि किसी तरह से बॉर्डर पे जो सीमा पर तनाव है उसको कम किया जाए। हालांकि चाइना की तरफ से कॉल की गई थी इस मीटिंग के लिए, और आज सेना अध्यक्ष जो है नरवणे का दौरा है लेह में और वहां को हालात का जायजा लेंगे। हालांकि उससे पहले एयर चीफ मार्शल जो है भदौरिया, उनका दौरा हुआ है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत जो है मजबूत स्थिति में है और लगातार जो जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष जो हैं वो उनका दौरा जो है ये बताता है कि तैयारियां जो है सीमा पर वो भारत की तरफ से कर ली गई हैं। अगर चाइना किसी तरह की हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा।
रविंद्र, जिस तरह लगातार सेना जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह भारत का स्टैंड क्लियर है, जिस तरह लगातार सेना प्रमुख दौरा कर रहे हैं, सैनिकों में पूरा जोश है, लेकिन बातचीत जो लंबी खिंच रही है उसका क्या है? जी देखिए, बातचीत जो है, बातचीत का दौर लंबा ही खींचता है, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच तनाव है, क्योंकि चाइना भी सुप्रीम पावर है, वो भी बड़ा देश है और भारत भी बड़ा देश है। तो जब दोनों सेनाओं के, दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति होती है, तो अगर युद्ध की बात हो तो फिर बात अलग है। अगर शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए बैठकों का दौर जो है वो लंबा खिंचता है, और इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। हालांकि चाइना ने कल जो है वो कॉल की थी कि ताकि सीमा पर तनाव जो है वो कम किया जाए, और अब दोनों देशों के बीच सहमति भी बनती नजर आ रही है ताकि सीमा पर जो है तनाव कम किया जाए। चाइना ने भी माना है कि सीमा पर तनाव जो है वो कम करना चाहिए। हालांकि जो हो चुका है उसमें चाइना को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। 40 से 45 अधिकारी जो है, जवान जो है उसके, वो मारे गए हैं, और नुकसान भारत का जरूर हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान चाइना का हुआ है। और चाइना इस बात को समझ चुका है कि भारत के साथ इस समय युद्ध करना या युद्ध की स्थिति जैसा बनाना, ये अभी उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते आगे ही पूरे विश्व में चाइना की जो है किरकिरी हो रही है। तो ऐसे में जो दौरे हैं सेनाध्यक्ष के, वायुसेनाध्यक्ष के, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से सीमा पर तैनात जवान हैं, -30-40 डिग्री टेम्परेचर में वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो ऐसे में उनका मनोबल जो है बढ़ाने वाला काम यह जो है ये अध्यक्षों का दौरा जो है वो करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह वहाँ सीमावर्ती गांवों में हालात है, अब सेना लगातार वहाँ पर बढ़ रही है आगे, और जिस तरह सेना का डिप्लॉयमेंट हुआ है, कई सड़कें बंद कर दी गई हैं, तो वहाँ सीमावर्ती गांवों में क्या हालात है इस समय? जी देखिए, सीमावर्ती गांव में जो हालात हैं उनको बोल दिया गया है कि बिना किसी कारण के आप बाहर नहीं आए, कि दूसरे देश कुछ नहीं अगर लगता है तो इसमें जब युद्ध के हालात बनते हैं तो कई चीजें सामने निकल के आती हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि उनके कई इन्फॉर्मर जो हैं वो बाहर आए और कई चीजें लीक हो सकती हैं, और इसी के चलते लोगों को खास करके हिदायत दी गई है कि आप अपने घरों में रहें, और हाई नगर से या फिर मनाली की तरफ से उन हाईवेज पर या सिक्किम की तरफ से उन हाईवेज पर जो है लोगों को मनाही है घरों से बाहर निकलने के लिए। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं चाइना के बॉर्डर पर, तब तक हालात जो हैं वो सीमावर्ती गांव जो हैं उनको भी खास करके हिदायत दे दी गई है कि आप अपने घरों पर रहें, और ताकि किसी भी तरह की मूवमेंट का पता जो है दुश्मन देश को ना चल सके। जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह पाकिस्तान का छदम एक अभियान जारी है, और जिस तरह लगातार उसके आतंकी मारे जा रहे हैं, यहाँ भी लगातार जो सेना कार्रवाई कर रही है उससे भी एक जोश होगा। रविंद्र श्रीवास्तव का कनेक्शन कट चुका है, फ़ोन कट चुका है। सेना लगातार हालात को काबू में रखे हुए है, और लगातार सीमा पर जो वहाँ पर लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको समझाया जा रहा है, और एक स्थिति को क्लियर किया जा रहा है कि कैसे आगे मूवमेंट किया जाएगा, कैसे किस तरह की बातें होंगी तमाम। आज 2 दिवसीय जो सेना प्रमुख का दौरा है, इन्हीं सब बातों को लेकर है कि किस तरह आगे की रणनीति रहनी है, किस तरह आगे क्या क्या एक्शन प्लान हो सकता है, ये तमाम तरह की बातें हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम एक्शन प्लान पर बात होगी, कोर कमांडर्स के साथ बात होगी, नॉर्दर्न वेस्टर्न कमांड के जो कमांडर्स हैं उनके साथ बात होगी, कर्नल हरजिंदर सिंह जो इस पूरे कल जिन्होंने बातचीत की उनसे भी बात होगी। लगातार क्या चीन को बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है जिस तरह कि आपको पीछे हटना है और यथास्थिति बनाए रखना है, लेकिन अब वो कितनी कामयाबी उसमें मिल पा रही है, या चीन क्या अड़ंगे उसमें अड़ा रहा है। हालांकि चीन के पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है इस बात को लेकर कि गलवान में उसका वो कब्जा साबित कर सकें। बावजूद इसके चीन लगातार अड़ा हुआ है, और कहीं अपनी जो उनकी एक पॉलिसी है उनको प्रभावशाली बनाने में लगा है। लेकिन इस बार भारत ने भी संप्रभुता को लेकर चीन को साफ साफ संदेश दे दिया है कि संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। दिल्ली से लेकर लद्दाख तक बिल्कुल स्पष्ट संकेत चीन को मिल चुका है
और जिस तरह सेना प्रमुखों का दौरा हुआ है, पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया का दौरा, उसके बाद सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का दौरा, चीन को साफ संकेत, संप्रभुता से समझौता नहीं होगा और यथास्थिति बनाए रखने के लिए अब चीन को अपनी सीमा में वापस लौटना होगा। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जोश जो भारतीय सेना में एक जज्बा है, अपने लीडर को देख के और उत्साह उनके अंदर पैदा होगा। अपने सैनिकों को, घायल सैनिकों को देखने के लिए जनरल एमएम नरवणे लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे में तमाम एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। जिस तरह भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है, संप्रभुता पर समझौता नहीं होगा, चीन को अपनी सीमा में लौटना होगा। जो समझौता हुआ उसके अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी होगी गलवान घाटी में, और चीन की मजबूरी ऐसी कि अपने सैनिकों की शहादत को बताने में भी नाकाम, तमाम तरह की चालों में उलझा हुआ, फंसा हुआ चीन अपने षड्यंत्रों को प्रभावशाली बनाना चाहता है, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। और भारत के इसी स्टैंड से आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं जनरल एमएम नरवणे ने क्या कहा। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. I would not like to use the word retreated in any context. There is no retreat, there is no, the correct word would be to use it as disengagement, and both sides are disengaging in a phased manner. We have started from the north, from the area of the Galwan River, where a lot of disengagement has happened. It has been a very fruitful dialogue that we have had, and as I said, it will continue, and by the situation will keep improving as we go on. बिल्कुल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं, भारत का एक तरफा बिल्कुल स्टैंड, चीन को परेशानी, लगातार चालें चलता रहा चीन, इस बार भारत के चंगुल में बुरी तरह उलझ चुका है। अपने सैनिकों की शहादत को बताने में भी नाकाम चीन। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल दिनेश नयन। कर्नल दिनेश नयन, आपका एएनबी न्यूज पर स्वागत है। जी जी कर्नल साहब, जिस तरह लगातार अब भारत अपने जो एक संदेश दे चुका है चीन को कि संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं, और इसी बीच सेना प्रमुख का दौरा हो रहा है, पिछले 23 मई को भी गए थे, और अब लगातार जो स्थिति है, ये क्या संदेश है और इसमें क्या एक संदेश निकलकर सामने आ रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ड्रैगन जो है ना वो अपने जाल में फंस चुका है। ये गलवान वैली जो है जी, ये गले की हड्डी बन गई है अब चीन की। सैनिक उनके चाहते हैं बीजिंग वापस लौटना, सभी इकलौती औलादें, और ऊपर से
भारतीय सेनाओं ने तीन तरफ से घेर लिया है, पीछे हटने का नाम नहीं। अब सर्दियों के मौसम में जो लोग ऑक्सीजन की डिमांड करते हो और जो सेना एसी मांगती हो, वो आने वाले समय में जब अभी सर्दी अपनी पीक पकड़ेगी उस क्षेत्र में, तो कैसे वहां टिक पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। रही बात चीन की, देखिए चीन ने धोखेबाजी के साथ में एक चाल चली। शायद चीन सोच रहा था कि दुनिया का सब तरफ से अपने देशवासियों का भी ध्यान बटाने के लिए एक फ्रंट इस तरफ से खोल दिया जाए, लेकिन ये काफी उल्टा पड़ चुका है। अब चीन के अंदर जो है 53 लोगों की जो जान गई है और ज्यादातर जिनकी गर्दन की हड्डियां टूटने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये दर्शाता है कि जब 400 चीनियों के सामने निहत्थे 100 हिंदुस्तानी खड़े हो जाते हैं जी, तो 20 शहीद होने के बाद दुश्मन के 53 लोगों को खा जाते हैं निहत्थे। तो किस तरह का भय, किस तरह का डर उस सेना में पनप रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। कर्नल साहब, आपने ये जो बात कही बड़ी कॉट करने लायक बात है कि गलवान गले की हड्डी बन चुका है चीन की, और उसके लिए बहुत दिक्कतें हैं। और ऐसे में भारत का जो जोश है, जो जज्बा है, सेना का जो जोश है, उससे चीन घबराया हुआ है। तो चीन के पास अब क्या रास्ता बचता है कर्नल साहब? देखिए, अभी अप्रैल के महीने में एक एक्सरसाइज की थी, लगभग 50 से 70 किलोमीटर दूर गलवान घाटी के अपने इलाके में, अक्षय चिन में, तो तिब्बत का इलाका आता है, और बड़ी प्लान के मुताबिक उसने ये मूवमेंट कर तो डाली। लेकिन जिस तरीके का उसको रिएक्शन आर्मी के, हिंदुस्तानी आर्मी ने दिया, इसका उसको अंदेशा नहीं था। दूसरा, अब जिस प्रकार से ये तनातनी बनी है दोनों देशों के बीच में, ऐसे में अब चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर चीन पीछे हटता है तो मुश्किल में है, आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तानी सेना छोड़ेगी नहीं। तो अब सांप के मुंह में छुछुंदर, खाए तो मरेगा, नहीं खाएगा तो नामर्द कहलाएगा। अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बेइज्जती होने का डर है। अपने घर के अंदर शी जिनपिंग की वैसे ही काफी किरकिरी हो रखी है। जहां तक वुहान के अंदर इतने लोगों की जो कोरोना के कारण मौतों का तांडव हुआ, उसको उसने छुपाया और लाखों की संख्या में लोग मरे, ध्यान नहीं दिया। वहां से लोग पढ़े लिखे बहुत हैं चाइना के अंदर, सभी पीएचडी हैं और सब सवाल करते हैं। तो कहीं शी जिनपिंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी की गद्दी है, उससे लोग लोकतंत्र की डिमांड न करनी शुरू कर दे। पहला खतरा तो ये हो गया। दूसरा, जिस प्रकार से भारत ने नाकाबंदी की है चीन की, और चारों तरफ से कूटनीतिक तरीके से जो आप लामबंद हो रखे हैं पूरे विश्व के देश, खासकर नेटो कंट्रीज, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान जी, और अब रहा था जो रूस था जी, पुरानी गहरी दोस्ती है हिंदुस्तान की रूस से। 71 से लेकर 65 की लड़ाई के इतिहास में आप चले जाओ, अमेरिका के 7th फ्लीट के नीचे सबमरीन लाके खड़ी कर दी थी हिंदुस्तान के लिए जी। आज जब हिंदुस्तान ने उसको टाइम पर, समय पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मांग करने के लिए रक्षा मंत्री जब वहां गए हैं जी, कलपुर्जों के लिए गए हैं, जी, जो टैंक है T-90 उनके कलपुर्जे, जी, जो आपके सुखोई 30 है मार्क 1 उनके कलपुर्जे, बाकी सब चीजों का। तो देखना आप, चीन को अनदेखा करते हुए भारत का ये पुराना दोस्त बिल्कुल अपनी दोस्ती निभाएगा। बिल्कुल। कर्नल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गले की हड्डी बन चुका है गलवान। एएनबी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ। नारायण बारेठ जी, आपका एएनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नारायण बारेठ जी, सेना प्रमुख का दौरा हो रहा है, जोश में है भारत, स्टैंड क्लियर कर दिया है, संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। किस तरह देखते हैं इस सब चीज को? ये हमें ये जानना चाहिए कि भारत का सीना और भारत की सेना हमेशा मजबूत रही है
और आर्मी चीफ पहले भी जाते रहे जब इस तरह का तनाव हुआ है। हमें याद होना चाहिए कि जब ऑपरेशन फॉल्कन किया था और सुंदर जी आर्मी चीफ थे और चाइना ने हिमाकत की थी हमारे इलाके में, तो सुंदर जी ने काफी मजबूती से और अक्लमंदी के साथ चाइना की सरहद पे घेराबंदी की थी। हमने M-26 हेलीकॉप्टर उतारे थे, हमने लद्दाख की तरफ T-72 टैंक उतार दिए थे और हमने चाइना को चौंका दिया था। बड़ा मोबिलाइजेशन हमने बॉर्डर पे किया था और उसके बाद वो सहम गया था। उसके तत्काल बाद ही हमने अरुणाचल को पूर्ण स्टेट का स्टेटस दे दिया। तो हिंदुस्तान हमेशा मजबूत रहा है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। अभी दिक्कत ये है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि सवाल पूछने पे वो खफा हो जाते हैं। खास तौर पे वो लोग जो उम्र भर पूछते रहे सवाल, उनसे पूछो तो मच जाता है बवाल। तो अभी बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों में है, वो जानना अवश्य चाहिए। सरकार को बताना भी चाहिए कि बॉर्डर पे क्या स्थिति है। चाइना एक ऐसा पड़ोसी है जिसपे एतबार नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता क्यों हमने इस पे भरोसा किया, क्योंकि अतीत हमारा उसके साथ इस तरह का अनुभव रहा है। उसने 62 से शुरुआत की थी, हमें धोखा दिया था, हम इसको दोस्त समझते रहे थे। जब एक बार धोखा खा चुके हैं तो अब उस पर वाच रखनी चाहिए थी, उस पर एतबार या भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये हमारी चूक हुई है, बलमानसियत में कह दीजिए या कहीं कहीं हमारी लीडरशिप ने वो मेच्योरिटी प्रदर्शित नहीं की जिसकी आवश्यकता थी। चाइना के इरादे अब भी ठीक नहीं है, पहले भी ठीक नहीं थे। वो एक विस्तारवादी देश है जिसकी सरहद 14 देशों से लगी है और कोई देश ऐसा नहीं है जिससे उसका झंडे चाहे विवाद न हो, क्योंकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। चाइना को पसंद नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया की पंचायत में मजबूती से खड़ा हो, वो खतरा मानता है, इसलिए वो एशिया में अपनी थानेदारी चाहता है। इसलिए हमारी सतर्कता और जरूरी लगती है। नारायण बारेठ जी, एक आपसे सवाल जानना चाहेंगे, बहुत ये संवेदनशील सवाल है कि चाइना ने एक पॉलिसी डिसाइड की है कि महाशक्ति नहीं, अब वैश्विक महाशक्ति बनना है। महाशक्ति का तो एक महाशक्ति तो अब तक बन चुके हैं कई देश, अमेरिका, फ्रांस, लेकिन अब उसे वैश्विक महाशक्ति बनना है। और उसी के लिए कहीं वो एक चाइना ड्रीम कोई किताब है, उस चाइना ड्रीम पे किताब है, उसके नक्शे कदम पर चाइना आगे बढ़ना चाहता है। और चीनी गणराज्य, जो कभी चीनी गणराज्य हुआ करता था, कहीं उसके वो सपने देखता है। तो ये दुनिया की बस्ती में ये दादागिरी करके कैसे उसका लीडर बना जा सकता है? देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि 67 में उसने हमारी सीमा पे अतिक्रमण किया था, चढ़ावा किया था और उसमें प्रारंभिक तौर पे हम संभल पाते तब तक उसने हमारी कुछ कैजुअलिटीज भी की थी, जिसमें हमारे 3 ऑफिसर शहीद हुए थे, 80-90 जवान उस पूरी लड़ाई में शहीद हुए थे। लेकिन भारत ने हाथों हाथ ऐसा मुंह तोड़ उत्तर दिया कि 300-400 सैनिक चाइना के मार गिराए और वो फिर दुम दबा के पीछे भाग गया। उस वक्त मोरारजी देसाई डिप्टी पीएम थे, उनसे अमेरिका यात्रा में पत्रकारों ने पूछा चाइना से विवाद का, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि चाइना हमसे नाराज है, वो हमारी बाह मोड़ने की कोशिश करता है और हम उसका लोहा आधिपत्य नहीं मानते हैं। चीन की हसरत है एशिया पे अपना वर्चस्व कायम करने की और अंततः दुनिया में अपना डंका पिटवाने की। ये 67 में मोरारजी देसाई ने कहा था। अब लगता है कि चाइना उसी ख्वाब को पूरा करना चाहता है, दादागिरी से, विस्तारवादी नीति से। उसने जो 14 कंट्री तो ये, बाकी वो कंट्री भी है जिनसे समुद्री सीमा उसकी लगती है, ऐसे करके 23 देशों से उसकी नाइतफाकी है। और हम कोई कमजोर देश नहीं है, हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया शताब्दियों में, हजारों साल में, लेकिन किसी ने हमला किया तो मैंने उत्तर भी दिया है। चाइना की महत्वाकांक्षा है, अमेरिका खुद उससे सहमा हुआ है। बदकिस्मती से ट्रंप जैसे नेता अभी अमेरिका में सत्ता में है, जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कह देते हैं। अमेरिका का इंटेलेक्चुअल वर्ग भी चाइना की गतिविधियों पे नजर रखे हुए है और चाइना अमेरिका का स्थान हथियाना चाहता है। लेकिन जब आप पंच बनते हो दुनिया के, तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी भी आती है, आप पे मानवाधिकार का तकाजा भी आता है, इंसाफ की तराजू भी आपके हाथ में होती है। चाइना जिस रवैया नीति से अभी चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा कि चाइना का वर्चस्व दुनिया में बढ़े, क्योंकि वो किसी भी मूल्य को नहीं मानता है। जैसे माननीय वाजपेयी कहते थे कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो एक यथार्थ है जिसके साथ हमें रहना है। इसलिए हमें तैयारी यही करनी चाहिए कि चाइना से अंततः हमें 2-2 हाथ करना पड़ेगा, जब तक कि वो अपनी सीमा में
रहना न समझ पाए, तब तक हमें उससे लोहा लेना पड़ेगा। वो किसी जनमत की परवाह नहीं करता, वो वर्ल्ड ओपिनियन की चिंता नहीं करता, वो यूनाइटेड नेशंस की परवाह नहीं करता है। इसलिए हमें एक ऐसे दुर्दान पड़ोसी से लोहा लेने के लिए बहुत एहतियात से कदम उठाने हैं। न तो उन्माद में आना है, न अधिक जोश में आना है, न हमें नारेबाजी करनी है। हमें बहुत सलीके से इस चुनौती का मुकाबला करना है। नारायण भारत जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जो देश अपने सैनिकों की शहादत को बता ना सके, जिस तरह चीन ने छुपाया है अपने सैनिकों की शहादत को, उस देश को क्या कहेंगे? देखिए, वहां पे एक पर्दा है। यही फर्क है डेमोक्रेसी में और तानाशाही में। जो वाशिंगटन पोस्ट के संवाददाता वर्षों रहे हैं, उनकी किताब भी भारत से आई है। जब उनका तबादला चाइना हुआ था, उसके जाने कुछ महीने बाद एक इंटरव्यू में कहा कि क्या फर्क है भारत में और यहाँ। उन्होंने कहा कि यहाँ आप 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, आप अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते, आप अपने विचारों का अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यही बड़ा फर्क भारत और चाइना में है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमने जो भी तरक्की की है वो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को साथ रखते हुए की है। चाइना ने तानाशाही से की है, एकाधिकारवाद से की है, आयरन कर्टेन में की है। ये उसका माइनस पॉइंट है। हम तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो हर चीज को छुपाते हैं। अभी पता नहीं उसका छुपाने के पीछे क्या मकसद है, कोई रणनीति है। वो अगर कुछ उजागर करता है तो भी झूठ है, वो कुछ छुपाता है तो भी झूठ है। उसकी किसी बात पे आप भरोसा नहीं कर सकते। वो चला के भी कुछ चीजें प्रसारित करते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध के तहत वो करता है। तो वो जो कहता है करता उससे बिल्कुल उलट है। जो करता है वो कभी कहता नहीं है। तो ऐसा संदिग्ध एक बेएतबार आपका पड़ोसी है जिसको हमें हैंडल करना है। आपने एक बात उठाई थी कि विपक्ष और जो सियासी एकजुटता है उसमें एक सवाल पूछना अब अपराध हो गया है, सवाल पर एक कहीं विनम्रता नजर नहीं आ रही है। तो ये सियासी एकजुटता भी बहुत ज़रूरी है जब ऐसा गंभीर मसला हो, जब देश में लगातार तनाव का माहौल हो और हम अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए तैयार हों और संप्रभुता की बात हो रही हो, तो ये सियासी एकजुटता भी बहुत ज़रूरी है। नारायण भारत जी, देखिए, इसमें बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि 2004 से 2014 के बीच में वो लोग विपक्ष में थे, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अनेकों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये आरोप लगाया है कि भारत सरकार चीन की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। उन्होंने यहां तक मांग की थी कि भारत सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। उन्होंने 2009 में एक एग्जीक्यूटिव में प्रस्ताव पास किया था चाइना और पाकिस्तान को लेकर के। उस समय रविशंकर बिल्कुल। नारायण भारत जी हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रफुल्ल बख्शी जी, अब जिस तरह का जोश है, जिस तरह सेना प्रमुख का दौरा है, किस तरह देखते हैं इन सब हालातों को? देखिए, सेना तो बिल्कुल तैनात है जी, बिल्कुल तैनात है। नेवी वहां गश्त लगा रही है, वहां तो कोई भी रोक नहीं है। बड़ी बात विचलित करने की बात तो ये है कि इतने अंदर घुस आए हैं और अभी तक हमने क्यों नहीं फौजी कार्रवाई करी, ये प्रॉब्लम है। एयरफोर्स को तो पहले दिन आ जाना चाहिए था, जब वो अपना जमावड़ा कर रहे थे। और जब हम जो 4 से लेके फिंगर 4 से फिंगर 8 तक की उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, जिस जगह को हम अपना समझते हैं उसको हमने उसी टाइम खाली करवा लेना चाहिए था। उसमें कोई नेगोशिएशन की जरूरत नहीं होती। जब दुश्मन आपकी छाती पे आ जाता है, फिर आपसे ये थोड़ी कहते हैं महाशय जी का हम नेगोशिएट करेंगे। उस समय उसको दाव लगा के मारना होता है। तो अब आप बताइए, सेना तो तब तक तैयार है, उसमें तो शक ही नहीं है। लेकिन लगातार सैनिकों की शहादत के बाद भी बातचीत चल रही है। कल भी 11 घंटे बातचीत हुई है और अब लगातार आज भी बातचीत होगी। तो कहीं ये बातचीत का क्रम तोड़कर और जो संदेश है उसको देना चाहिए। हालांकि सेना ने कह दिया है यथास्थिति बनानी होगी, आपको गलवान घाटी से जाना होगा आपको, तो ये सब चीजें क्लियर हैं। लेकिन बावजूद इसके अब बातचीत चल रही है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, बातचीत आपको करनी है तब करिए, और मैं तो कह रहा हूँ बातचीत अपना कार्यक्रम कीजिए जी, क्योंकि हमारी बातचीत का तो आप करिए, फिर बात वो हमने कंडीशन को भूल गए। आप उनको कहिए भाई देखिए हमने बहुत बात हो गई, आपको उनको 2 दिन दीजिए और
कि आप परसों तक जवाब दे दीजिए और हम अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे, चलिए इतनी रियायत दे दीजिए उनको, पर कुछ तो कहिए। कहा कैसे तो कुछ है नहीं, तो फिर क्या होगा? से जानना चाहते हैं कि लगातार अब बातचीत चल रही है, राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हो सकती है आगे। ये बातचीत पहले भी चल रही थी, चीन ने पहले भी नकार दिया और पहले भी नकार के और लगातार अपना वो जो काम था वो करता रहा, और अब अगर उसने नकार दिया तो हम कहां जाएंगे सर, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, चीन ने नकार दिया, चीन चाणक्य नीति जानता है, हालांकि चाणक्य को हमने पैदा किया था और हम उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हमारे को ये बातें कर लो, फुसला लो, तो सोच लो नहीं हमला हो जाएगा, वो न्यूक्लियर पावर है, वो तमाम बहाने, जो बहाना मिलेगा वो आपके मन में आता है, वो हमारे लोग बोलने लगते हैं। गवर्नमेंट ने ठीक डिसीजन लिया है, उन्होंने कहा कि हमने पूरी खुली छूट दी है फौज को, अब फौज जो है बातचीत रुकेगी तो कार्रवाई करेगी। यही तो प्रॉब्लम है, फौज के हाथ बंधे हुए इस समय। बिल्कुल, मैं प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ नारायण बारेठ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे भी जानना चाहूंगा। नारायण बारेठ जी, जिस तरह अगर अब राजनयिक स्तर पर वार्ता भी आगे होनी है और ये वार्ता भी चल रही है, लेकिन चीन अगर अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा और उसने कहा कि नहीं हम नहीं मानते आपकी बातों को, फिर क्या होगा? उसका इतिहास तो यही कहता है कि वो शायद इस बात को माने, इसलिए हमें डिप्लोमेटिकली भी वर्ल्ड ओपिनियन को अपने हक में करना है। हम ये भरोसा नहीं कर सकते कि ट्रंप हमारे साथ खड़े हुए हैं, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वियतनाम एक छोटा सा देश है और जो पहले युद्ध से जर्जर था, अमेरिका से लड़ा था, जब चाइना ने उससे हमला किया तो उससे जम के मुकाबला किया, कुछ नुकसान वियतनाम का हुआ, कुछ चाइना का हुआ, और अंततः चाइना को उससे हाथ जोड़ने पड़े। ताइवान एक आइलैंड कंट्री है, वो चाइना से लोहा ले रहा है। बहुत छोटी छोटी कंट्री जापान है, उनके अभी ताजा लड़ाई चल रही है, कभी जापान उनसे झुका नहीं है, तो हम कैसे झुक सकते हैं? हम 130 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब ताइवान लोहा ले रहा है, जापान लोहा ले रहा है और कहीं हांगकांग ये कह रहा है अपनी स्वायत्ता की मांग कर रहा है, तो फिर हम तो इतने बड़े देश हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है? चाइना को साफ कहना चाहिए इस बार। मैं बता 1967 में जनरल सगत सिंह राठौर जो थे, उनके वैसे नाथुला में कन्फ्रंटेशन हुई, उस टाइम भी धक्का मुक्की चलती थी, उस टाइम भी बात हो गई थी। उसने कहा, ऑर्डर किया कि आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, ये कोई नहीं होगा, और बाहर से कोई भी अगर उनको कांटेक्ट कर रहा था, उन्होंने वायरलेस उठाने से मना कर दिया और अपने सैनिकों को बोला कि अब आप उनको क्या कहते हैं धक्का आ जाओ एक्शन पे। तो वहां पे उनके एक पॉलिटिकल ऑफिसर को चोट लग गई, उन्होंने सारे सैनिकों को अंदर ले गए बंकर के अंदर, वहां से गोलियां चला दी, हमारे लोगों को 50 मार दिए। उसके बाद जो हमने उनकी हालत करीब 480 से 500 चाइनीज मारे, तब बात बनी। देखिए, ये जो है सारी की सारी डिपेंड करता है कौन कमांड कर रहा है। अगर आपको बातचीतें करनी है तो आप बातचीत करते रहिए, क्रिसमस भी आ जाएगी, अगली दिवाली भी आ जाएगी, तो बातचीत होती रहेगी। देखिए, ताइवान को आप रिकॉग्नाइज करिए, आपको डिप्लोमेसी दिखानी है। तिब्बत को आप डी रिकॉग्नाइज करिएगा, ये तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना का अंग नहीं है, आप डिक्लेयर कर दीजिए। एक बार बोलिए तो सही, बोलने में ही नहीं डर लगता है आपको। आप तिब्बत को एक बार कर दीजिए, ताइवान को कर दीजिए, और आप जापान के साथ में अलायंस करिए। हम मिलिट्री अलायंस क्यों नहीं करते? किसने हमें मना किया मिलिट्री अलायंस करने को? ये सारी की सारी। लेकिन मैं नारायण बारेठ से जानना चाहूंगा, जिस तरह प्रफुल्ल बख्शी जी कह रहे हैं कि जिस तरह नेपाल कहीं हमारी जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि कहीं हमें कंट्रीज को उनसे कहीं एक अलायंस करना चाहिए, वो अलायंस तो दूर की बात है, लेकिन जिस तरह नेपाल जो हमारा बिल्कुल मित्र रहा है और जो हमारा ऐसा पड़ोसी रहा है, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल जुड़वा भाई की तरह, वही हमसे अलग हो रहा है। नारायण बारेठ जी, फिर कैसे हमें ये अलायंस कैसे हो पाएगा? जो प्रफुल्ल बख्शी जी ने बात की, उसका जवाब जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, हमारी समझ है वो कमजोर रही। 2014 में जिनपिंग भारत आए थे, उस समय लद्दाख के अंदर ये घुसपैठ कर रहे थे और ये मुद्दा बड़ा छाया हुआ था। उसके बाद भी हम उसका वेलकम करते रहे। हमारे पीएम 18 बार जिनपिंग से मिले, 9 बार उन्होंने चाइना की यात्रा की, 5 बार एज सीएम और 4 बार एज पीएम। इतना कोई भारत का पीएम नहीं मिला। जबकि इसी दौरान उसने हमारा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री रोक दी यूनाइटेड नेशंस में, उसने मसूद को सपोर्ट किया,
उसने पीओके में हाईवे पे अपना काम जारी रखा, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। इस तरह हम अगर बैठे रहे, क्योंकि ये लड़ाई अब हमारे पे आ चुकी है, हमें इससे पार पानी पड़ेगी। और अगर भारत की कोई ताकत देखना चाहे तो याद होना चाहिए कि सिक्किम को लेके चाइना हमेशा हमसे खपा रहा है। जब सिक्किम हमारे साथ नहीं मिला था तब हमारे सैनिक वहां रहते थे, चाइना उस पर आपत्ति करता था। हमने 75 में इसकी परवाह नहीं की, हमने सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया, हमने अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, हमने चाइना की कभी परवाह नहीं की हमारा पड़ोसी होते हुए, क्योंकि 62 में हम एक तल्ख अनुभव उसके साथ रह चुका है। तो हमें अल्टरनेटिव दुनिया में अपने पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। चाइना भी तो ढूंढ रहा है, हम भी ढूंढेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उपमहाद्वीप में पाकिस्तान एक अलग केस है, उससे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, बर्मा है, इन छोटे छोटे देशों को हमारे तरफ रखना चाहिए। इसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए, बल्कि उल्टा हो रहा है, नेपाल हमसे खपा हो गया है। बिल्कुल, बांग्लादेश को अपनी तरफ लाने में चाइना कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे जानना चाहेंगे, मिडिल सेक्टर में, ईस्टर्न कमांड में इतना, ईस्टर्न सेक्टर में इतना कोई झगड़ा झंझट नहीं है, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में जिस तरह का झगड़ा है और लगातार सीमा विवाद है, कहीं अब पूरी एक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बातचीत होनी चाहिए चाइना से खुल के आमने सामने। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बात होनी चाहिए आमने सामने, और चाइना के आमने सामने क्या बात करोगे? चाइना अपनी काम कर वही करेगा जो वो चाहता है, वो आपको पहले से पता है। चाइना आपकी बात नहीं मानेगा। आप ही बताइए, जितनी इंट्रूजन हुई है चाइनीज ने की है, जितनी बार उसने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया चाइना ने किया हमारे लोगों को, हमने तो कभी चाइनीज को नहीं पकड़ा। ये हमारे हाथ में बंदे, हमारे हाथ में चूड़ियां कब से आ गई हैं? हम तो करते नहीं। ये जनरल सगत सिंह राठौर जैसे लोग हैं नहीं, जिन्होंने एब्सोल्युटली मुंह पे मारा ऑर्डर को, कहा मेरे को कोई सुनाई नहीं पड़ रहा ऑर्डर किसका आ रहा है। बात ऐसी होती है ये। और नेपाल को आपने कैसे? बिल्कुल, आपकी जो बात है वो पूरे देश की बात है प्रफुल्ल बख्शी जी। जो आप कह रहे हैं पूरा देश कह रहा है इस समय, पूरे देश में यही जज्बा है कि चाइना से अब बातचीत क्या, अब तो उससे आर पार होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। देखिए, चाइना को आर पार कर दिया है, वियतनाम ने किया, हमने 1967 में किया, समद्रंग चोंग में किया और नाकुला में किया, हमने अधिक जहां पे हुए हम हुए। बस क्वेश्चन ये है कि ये जो है, अब जब आपको पता है पहले ही दिन अगर घुस रही है चाइना की फोर्सेस, अब आप कह रहे हैं कि चाइना को खाली करना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े बड़े हेडिंग आ गए हैं, क्यों, क्या खाली करना पड़ेगा? हमने तो कहा था कुछ भी नहीं है। आपने पहले ही दिन एयरफोर्स को अपने ऑर्डर दे देना चाहिए था। मैंने इजरायली ऑफिसर से बात करी थी, उसने कहा था पहले दिन ही हम अपनी एयरफोर्स को लगा के इनको उड़ा देते। आप बात क्या कर रहे हो? ये किस दिन के लिए आप क्या कर रहे हो? जवाब देना पड़ेगा। नारायण बारेट जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इस समय हमारे साथ वो जुड़े रहे एनबी न्यूज़ पर। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरह का माहौल बन चुका है, जिस तरह पूरे देश में एक स्टैंड क्लियर है कि संप्रभुता से समझौता नहीं होगा, तो ये संप्रभुता से समझौता जब नहीं होगा, जब पूरे देश में एक पूरा माहौल बन चुका है, तो हम बातचीत क्यों कर रहे हैं? लगातार 11.5 घंटे बातचीत चली कल। इसका मतलब है कि चाइना नहीं मान रहा है और वो यथास्थिति बनाए रखने की बात को भी नकार रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ के अब बातचीत क्यों कर रहे हैं? हालांकि चीन के कहने पे बातचीत शुरू हुई है कल, लेकिन उसके कहने पे बातचीत शुरू हुई है, 11.5 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। आगे यथास्थिति बनाए रखने की उसकी मंशा दिखती नहीं है, तो फिर क्या करें? आगे कैसे बढ़ा जाएगा? देखिए, हम लोग अब जब बातचीत का दौर शुरू हो गया है तो उसको खत्म करना पड़ेगा। हमारे लेफ्टिनेंट पाकिस्तान और सारी चीज है और कार्रवाई पर अब जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बातचीत क्यों हो रही है, क्वेश्चन मैं भी पूछ रहा हूँ, बट क्वेश्चन ये है कि अब बातचीत शुरू कर दी और करिए। और दूसरी बात ये है, बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता है कि आपकी डिफेंस इंडस्ट्री कुछ नहीं बनाती। चाइना की 85% आर्मामेंट चाइना में बनता है। ब्लैक की प्रॉब्लम ये है, ये हमारी 70 साल की जो जिसको कहते हैं सुस्ती का कारण ये हुआ, जिसको कहते हैं हमारे को समझ नहीं थी। जब आपको समझ नहीं हो, सारी दुनिया की सियासत करते हैं, सारी दुनिया के इलेक्शन हो रहे हैं, पर एक अपने देश की रक्षा जो है, जब मातृभूमि की जो सुरक्षा है बॉर्डर के ऊपर, जब ध्यान उस पर सुरक्षा, इलेक्शन तो आते रहते हैं,
ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि हमने बना रखे हैं, और इसी कारण खामियाजा भुगत रहे हैं हम। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि जिस तरह चाइना ने अपने सैनिकों की शहादत को छुपाया है, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है इसमें? क्या उसने क्यों नहीं बोली ये बात? उसकी क्या मजबूरी नहीं, क्या उनकी पॉलिसी है, और वो पॉलिसी में कहते हैं हम नहीं बताएंगे हमारा हानि क्या हुई है, और उनको ये भी पता नहीं पर में फैला देंगे तो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, अपराइजिंग सी होगी। जो भी है वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी में एडिंग है, गलत या सही। आप उसका क्या फर्क पड़ती है अगर आपने बोल दिया और उन्होंने नहीं बोला? आप क्वेश्चन ये है क्या, ये आपका कुछ हुए आप कर रहे अनाउंस करने से कुछ नहीं पता। प्रफुल्ल बख्शी जी, लगातार जिस तरह एयर चीफ मार्शल ने दौरा किया और इसके बाद सेना अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेना तो अपने पूरी तरह मजबूती में, और जो दिल्ली से आदेश आया है कहीं बीजिंग के कानों तक भी पहुंचा होगा ये आदेश कि सेना को छूट है खुली, अब आर पार हो सकता है, तो गलवान घाटी पर तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा चाइना को, तो उसको तो पता होगा ये बात। देखिए एक बात होती है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी आएगा। आप ये मत सोच दीजिए कि ऐसे ऑन द स्पॉट हो जाएगा, ये तो सब बैंक किसी बात में विश्वास नहीं करता। ये अल्टीमेट ऑर्डर आएगा गवर्नमेंट से कि आप अपनी स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, आपको जहां बैठना है, आपको जहां लोकेशन लगानी है, जहां वेपन ले जाने हैं, आपको जितने पैसे चाहिए 500 करोड़ प्रोजेक्ट के क्लियर कर दिए, सब ठीक है। पर फाइनल अब जिसको कहते हैं वो आएगा गवर्नमेंट से, उसका इंतजार हो रहा है। तो आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आपने शौर्यपूर्ण जीवन जिया है और सेना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। आपसे जानना चाहते हैं प्रफुल्ल बख्शी जी कि अब कैसे ये सब तमाम आदेश आएंगे, उस ऑर्डर का इंतजार है, लेकिन जो स्टैंड क्लियर किया है कि संप्रभुता पर समझौता नहीं होगा, और जिस तरह लगातार बातचीत भी चल रही है, तीनों चारों मोर्चों पर बातचीत, कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक, तमाम मोर्चों पर भारत पूरी तरीके से अड़ा हुआ है, तो ये भी एक भारत की मजबूती है दुनिया में। देखिए अड़ा हुआ क्या, वो तो जो हाइट पे करना था, जिस जगह लेनी थी वो लेके बैठा हुआ है, बैंकॉक लेके बैठा हुआ है। तो आप क्या ऐसा है, आप बताइए क्यों बैठा है वहां, आप बैठा, आप क्या जवाब दें? नहीं, सेना ने कहा यथास्थिति बनाए रखने की एक उन्होंने अपनी पहल की है कि सेना आपको यथास्थिति बनाए रखनी है और पेंगोंग लेक से भी हटना होगा और गलवान घाटी से भी हटना होगा। तो बिल्कुल, तो आप उनको कहिए, फौज को कहिए, ये ऐसा नहीं है कोई खुली छूट। अगर खुली छूट होती तो हर बार बिल्कुल खुली छूट है, किसी बार क्या बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी आपका एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम सीधे चलते हैं, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए सुनते हैं क्या कुछ वहां पर हो रहा है। It is important for the world to realize both the contribution that India made and the need to rectify the past. But beyond history, international affairs must also come to terms with contemporary reality. The United Nations began with 50 members. Today it has 193. Surely its decision making cannot continue to be in denial of this fact. We, the RIC countries, have been active participants in shaping the global agenda. It is India's hope that we will also now converge on the value of reformed multilateralism. Excellencies, this special meeting reiterates our belief in the time-tested principles of international relations. But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. I thank Russia for convening this meeting, and I look forward to our further discussions.
और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद जयतिलक, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जयतिलक जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत ANB न्यूज पर। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। अरविंद जयतिलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। जी धन्यवाद सर। अरविंद जयतिलक जी, जो स्थिति है, दिल्ली का स्टैंड क्लियर है, संप्रभुता से समझौता नहीं होगा, बीजिंग के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है, आगे क्या होगा आपसे जानना चाहते हैं अब। देखिए, इस संदर्भ में दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक तो जो कूटनीतिक पहल हो रही है, और दूसरा जो युद्ध के जो ठिकाने हैं, जो 3500 किलोमीटर जो चीन से सीमा लगी हुई है, उस पर जो है पूरी तरह से ताकत के साथ भारत मोर्चाबंदी में भी जुटा हुआ है। तो भारत की कोशिश यह है कि चीन के आगे किसी भी तरह से झुकना नहीं है। दरअसल चीन को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि भारत से लड़ाई का जो उसका खामियाजा जो है बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप में भी उसे भुगतना होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं कि चीन के द्वारा बार बार पहल की जा रही है कि बातचीत को, नेगोशिएशन किसी तरह से बढ़ाई जाए। उस संदर्भ में आप देख रहे हैं कि हरेंद्र कुमार जी बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है बड़े स्तर पर चीन को संकेत देना चाहता है। यही वजह है कि जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं वह जो है पूर्वी लद्दाख में पहुंच रहे हैं। जो गलवान के अपने शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीन को एक कड़ा सबक दिया जा रहा है। वैसे भी चीन को भी लग रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है बड़े पैमाने पर वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। आज की तारीख में 2-3 देशों को छोड़ दीजिए तो कोई भी उसके साथ नहीं है। और भारत के साथ आप देख भी रहे हैं कि अमेरिका से लेकर के जापान, फ्रांस, जर्मनी, कई देश जो है पूरी मुस्तैदी के साथ भारत के साथ सुर मिला रहा है। यह अलग बात है कि युद्ध होता है तो इन दोनों देशों के बीच में कौन किस पाले में जाएगा, लेकिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक का स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के स्तर पर जो है स्थिति मजबूत है। और जो संप्रभुता का जहां तक सवाल है तो निसंदेह जो है भारत जो है 1962 का नहीं है। और आज की तारीख में भारत ने साबित भी किया है, 20 सैनिक शहीद हुए तो उधर भी तमाम क्षति हुई है। तो ये संप्रभुता को लेकर के सरकार या जो देश का जनमानस है, चंद्रशेखर जी, झुकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल झुकने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह चाइना अपने निकटवर्ती जो उनके देश है उनसे अलायंस कर रहा है, जिस तरह नेपाल से उसने अलायंस किया है, जिस तरह बांग्लादेश से, जिस तरह पाकिस्तान से, तो बिल्कुल बाप बेटे का उनका संबंध हो गया है आपस में, क्योंकि दोनों ही षड्यंत्र रचने में एक दूसरे के गुरु हैं। तो ऐसे में भारत को भी अपने मित्र राष्ट्रों से अलायंस करना चाहिए जयतिलक जी, और ये बहुत जरूरी है और इसका दिखाया जाना भी जरूरी है इस समय। तो वो कहीं दिखता नहीं है, ये जानना चाहता हूं आपसे कि वो कैसे दिखेगा या वो अलायंस कैसे होगा। चंद्रशेखर जी, चीन जिन देशों के साथ अलायंस कर रहा है वो पिटे हुए मोहरे हैं, या उनकी ताकत को जो है बहुत बड़े स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, इनकी इतनी ताकत नहीं है कि चीन के साथ कंधा मिलाकर के भारत के साथ युद्ध करे। रही बात भारत के अलायंस की, तो भारत बड़े पैमाने पर अलायंस कर रहा है। आप देखिए चीन के पड़ोसी देश, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, उधर ऑस्ट्रेलिया हो, वो सभी जो है आज की तारीख में चीन के खिलाफ है। आपने देखा कि मलक्का में जो है भारत किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत किया हुआ है। 80% व्यापार जो है चीन का उधर से ही होता है। तो उसकी कहीं ना कहीं जो है वहां पर अकड़ ढीली होनी तय हो गई है। दूसरी चीज, जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा कि चीन एक दुष्ट राष्ट्र है, उसके जो सैनिक हैं दुष्ट हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज, राजनाथ सिंह जो है अभी रूस में गए हैं और अपने समकक्ष से वहां पर मिल रहे हैं और ढेर सारे डील होने तय है। तो इस आधार पर आप देखिए तो भारत कूटनीतिक मामलों में जो है पूरी तरह से चीन से बहुत आगे निकल चुका है और चीन को इसकी अनुभूति भी हो रही है। यही वजह है कि चीन बार बार जो है भारत से बातचीत करने के लिए आग्रह पर अड़ा हुआ है। जी अरविंद जयतिलक, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह तमाम हम सामरिक क्षेत्र में, कूटनीति के रण क्षेत्र में, रणनीति में, तमाम क्षेत्रों में हम एकजुट हैं, पूरा भारत एकजुट है, लेकिन सियासी जमीन पर जो राजनीतिक दलों के वर्चस्व की अपनी अपनी कहानी इस समय लिखी जा रही है, जो महागाथा वो लिखना चाहते हैं अपनी उपलब्धियों की, ये वक्त मुनासिब नहीं है इस समय, लेकिन फिर भी वो लिखना जारी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो इस समय दिखाई दे रही है। पहली बार ऐसा हुआ है भारत में। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में जो भारत के सियासी दल हैं उनको जो है थोड़ा हिम्मत से, धैर्य से और थोड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। देखिए
किसी से छिपा नहीं कि 2-3 महीने बाद बिहार में चुनाव है, 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े राजनीतिक दल हैं इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक झिकामुष्टि कर रहे हैं, और उनकी कोशिश, विपक्ष की कोशिश यह है कि सरकार का जो चेहरा है कुछ इस तरह से नैरेटिव बनाया जाए कि सरकार चीन के आगे सरेंडर कर दिया, और कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है यह दिखाने की कोशिश करे कि नहीं, हम जो है चीन के ऊपर जो है सवार हैं और चीन को हम हरदम में ले लिए। तो दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष को ही नहीं, ये दोनों जिम्मेदार हैं। तो इस स्थिति में दोनों दलों की जिम्मेदारी है, जो सत्ता में है जो विपक्ष में है, कि कम से कम जो है इस तरह का वातावरण निर्मित न करे जिसमें जो हमारी जो फौज है या हमारे देश के जो जनमानस है या जो लद्दाख के आसपास रहने वाले लोग हैं वो विचलित हों या उनमें गलत संदेश जाए। तो ये इन सब चीजों का तो ध्यान रखना ही होगा। लेकिन अरविंद जयतिलक, जिस तरह चीन लगातार बातचीत करके एक टाइम पास कर रहा है, जिस तरह 11.5 घंटे कल बातचीत चली, भारत ने जब स्पष्ट कह दिया है कि आपको यथास्थिति बनाए रखनी है, गलवान में, पेंगोंग में आपको पीछे हटना होगा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती है चीन की कि कहाँ जाएगा अगर ये बेइज्जती करवाएगा तो ऐसे में अब उसके सामने क्या रास्ता बचता है? चंद्रशेखर जी, देखिए इसको इस संदर्भ में समझना होगा कि डोकलाम में भी चीन को पीछे हटना पड़ा था। देखिए गलवान की स्थिति जो है, आधा गलवान जो है चीन के हिस्से में, आधा भारत के हिस्से में है। अब चीन जो है उसकी कोशिश यह है, उसने वो बार जो अपने ग्लोबल टाइम्स है उसके जरिए कह भी रहा है कि जो गलवान है पूरा हमारा है। तो कहीं ना कहीं जो उसकी यह कोशिश है कि चीन, आप अक्सर देखते हैं कि 3 कदम आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे हटता है, तो 1 कदम वो अपनी जमीन बनाने की कोशिश करता है। उसकी यहाँ पर कोशिश भी है, लेकिन जिस तरह से वैश्विक स्तर पर उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है और दुनिया के सभी देश ये कहते सुने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो चीन की बदमाशी है और चीन के सैनिकों ने ही भारतीय सैनिकों को उकसाया, तो देर सवेर देखिए चीन को तो पीछे हटना ही होगा। दूसरी चीज, भारत जो है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अपनी मोर्चाबंदी में जुटा हुआ है। और आप देखिए चीन चाहे जितनी हेकड़ी दिखा ले, 1967 में आपने देखा कि वियतनाम जैसे देश से बुरी तरह से पराजित हुआ। चीन को युद्ध का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है। भारत जो है 4-5 युद्ध लड़ चुका है। तो भारतीय जो सैनिक है प्रोफेशनल है, चीन जो है इसको अच्छी तरह से जानता भी है। और आपने देखा भी कि 1967 में किस तरह से भारतीय बहादुर सैनिकों ने चीन के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया था। तो चीन कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके सामने अभी समस्या है कि अगर वो पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं उसकी बदनामी भी होगी। तो वह इस तरह से कुछ समझौता चाहता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी जो है किसी प्रकार का आगे तनाव न हो और उसके व्यापारिक हित जिस तरह से प्रभावित होने शुरू हुए हैं उसको भी लेकर के उसकी चिंता है। तो अब चीन तो इस कदर आगे बढ़ चुका है कि उसके लिए पीछे हटना मुश्किल है। लेकिन देर सवेर जो है चूंकि उसकी गलती है तो कहीं ना कहीं जो पीछे पैर उसको वही बढ़ाने होंगे। लेकिन अरविंद जयतिलक, जिस तरह का जोश भारत में है और जिस तरह का जोश हमेशा से भारत में रहा है, जब भी उसकी संप्रभुता पर चोट होती है पूरा भारत एकजुट हो जाता है। यहाँ पूरे 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा और 90 साल का बुजुर्ग भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये जोश चीन को लाने में बहुत दिक्कत आएगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीतिक जो सत्ताएं रही हैं उसके लिए जिम्मेदार रही है। आपने देखा कि जब 10 सितंबर 1959 को राज्यसभा में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा था कि दोनों देश जो हैं पहाड़ी शिखरों को लेकर के आपस में लड़ेंगे नहीं। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह 1962 में फिर चीन ने आक्रमण किया और जो है काफी हजारों किलोमीटर जो है जमीन को कब्जा कर लिया। उसके बाद भी जो है भारत चुपचाप बैठा रहा और कहीं ना कहीं युद्ध से बचता रहा। तो ये जो हमारी एक फितरत रही है चीन को लेकर के, डर भय चाहे जो कुछ भी कहें, उसके लिए कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार रहा है। पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन जब चीन ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे पीछे जो कुछ जो है अवधारणाएं पनपने लगती है। और कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीतिक दल भी जिम्मेदार है। और उसमें आपने भी कह सकते हैं कि जो तमाम विचारधारा के, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के 62 के युद्ध के बाद किस तरह उन लोगों ने चीन का जय जयकार किया। तो एक भारत जो लोकतांत्रिक देश होते हुए भी विभिन्न खांचों में सैद्धांतिक वैचारिक बटा हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक देश की एक व्यवस्था है और इससे ही जो है देश मजबूत होता है, इसको हम खारिज भी नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत को जो है जो पुरानी अवधारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, उससे उबरना होगा और इस चीज को समझना होगा कि चीन से निपटने के लिए भारत को हमेशा तैयार रहना होगा। एक अरविंद जयतिलक जी, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। जिस तरह जब ऐसी कोई संवेदनशील पहलू हुआ करता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, तो विपक्ष के नेताओं को भेजा जाता था कि वो भी बातचीत का एक माध्यम बने, संवाद का एक हिस्सा बने। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और वर्तमान में विपक्ष और सत्ता पक्ष में बहुत लंबी खाई है जो कहीं पटने का नाम नहीं ले रही है। बीच में कहीं उसमें कोई दूरियां कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये खाई कम कैसे होगी, ये भी एक गंभीर सवाल है।
देखिए, आप बिल्कुल सही चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खाई इतनी जबरदस्त बढ़ गई है कि कोई किसी का किसी पर विश्वास नहीं रह रहा है। सत्ता पक्ष ये समझ रहा है कि विपक्ष जो है चीन की मदद कर रहा है, और विपक्ष ये समझ रहा है कि जो है जो देश का सत्ताधारी हुकूमत करने वाला जो दल है वह संप्रभुता के साथ समझौता कर रहा है। ये दोनों स्थिति देश के हित के लिए उसके विरुद्ध जाती है। तो इन दोनों जो भी दल है, चाहे विपक्ष में हो और सत्ता से जुड़े हुए जो एनडीए का है, इन लोगों को जो है वैचारिक रूप से राष्ट्रहित के सवाल पर जो है आपस में बैठ करके विचार विमर्श कर करके कि कहीं इस तरह का परसेप्शन देश में न जाए, विदेश में न जाए, या चीन के पाले में न जाए, इस पर तो गंभीरता से विचार करना ही होगा। आपने देखा कि 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ, या फिर उसके बाद 1971 का युद्ध हुआ, या कारगिल का हुआ 99 में, तो कहीं इस तरह की बातें सामने नहीं आती थी। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से सवाल दर सवाल किए जा रहे हैं और सरकार जो है तमाम चीजों को छिपा भी रही, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए और देश के सामने आना चाहिए। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, चीन की तरह नहीं है कि वो जो है अपने जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं, मसले होते हैं, उसको छिपा लेता है। भारत को तो खुलेआम जो है सामने रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी चंद्रशेखर जी, बिल्कुल। अरविंद जयतिलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। जोश है भारत में और सेना प्रमुख का दौरा हो रहा है और भारत अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।